कक्षा 12 की पुस्तक आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश सत्ता का उदय में टॉपिक आंग्ल मराठा युद्ध। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात चौथा पेशवा माधवराव 1761 से 72 बना। उसकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। उसका संरक्षक उसका चाचा रघुनाथ राव बनाया गया। माधवराव ने मराठा शक्ति को पुनः सुदृढ़ और संगठित करने का प्रयास किया। उसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के शासक को हराया, साथ ही रुहेलों, जाटों और राजपूतों को भी हराया। उसने 1771 में दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम को भी अपना पेंशन भोगी सा बना दिया, लेकिन 27 वर्ष की आयु में उसका क्षय रोग से देहांत हो गया। अगला पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 बहुत अल्पकाल तक रहा। 1773 में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी गर्भवती थी। जिससे माधवराव द्वितीय का जन्म हुआ। रघुनाथ राव या रघोबा, जो नारायण राव का चाचा था, माधवराव द्वितीय को पेशवा मानने को तैयार नहीं था। रघुनाथ राव ने माधवराव द्वितीय के संरक्षक नाना फडणवीस के सामने अपने को असमर्थ पाया, अतः उसने पहले हैदर अली से मदद मांगी, परंतु स्वयं हैदर अली कुर्ग की ओर गया हुआ था, अतः मदद न कर सका। अब रघोबा ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने वहां पर भी बंगाल की भांति द्वंद्व शासन स्थापित करने के उद्देश्य से मदद की। परिणाम स्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। रघोबा ने अंग्रेजों की बम्बई काउंसिल से मदद मांगी और मार्च 1775 में उसने अंग्रेजों से सूरत की संधि की तथा अंग्रेजों को बेसिन और सॉल्सेट व बम्बई के निकट कुछ टापू देने का वायदा किया। साथ ही अंग्रेज सेना रखने के लिए 1.5 लाख रुपया मासिक देना तय किया। अंग्रेजों ने साल्सेट पर कब्जा कर लिया, परंतु अंग्रेजों की कलकत्ता काउंसिल ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने रघोबा के विरोधी माधवराव द्वितीय के संरक्षक नाना फडणवीस से संधि करने के लिए एक ब्रिटिश कर्नल को भेजा। मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की गई। 9 ईस्वी माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। इसके लिए मराठों को भारी धनराशि देनी पड़ी और साल्सेट का टापू भी अंग्रेजों के पास रहा। वस्तुतः कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पुरंदर की संधि को स्वीकार नहीं किया और न ही मराठों ने इसे मान्यता दी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि को एक कागज का टुकड़ा कहा। बम्बई सरकार ने एक सेना की टुकड़ी पश्चिम घाट की तरफ भेजी, जो सफल नहीं हुई। अंततः अंग्रेजों को 1789 में बड़गांव की अपमानजनक संधि माननी पड़ी, जिसके अनुसार उन्हें पुरंदर की संधि से प्राप्त समस्त सुविधाएं वापस करनी पड़ी। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया में मई 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसमें सॉल्सेट व बेसिन अंग्रेजों को दे दिए गए। रघोबा को पेंशन दी गई और माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। सालबाई की संधि से भारतीय राजनीति में अंग्रेजी शासन का प्रभाव स्थापित हुआ और मराठों में परस्पर टकराव बढ़ा। इस बीच मराठा सरदारों में शक्तिशाली महादजी सिंधिया, जिसने 1784 में बादशाह शाह आलम को अपने प्रभाव में कर लिया था, अगले 12 वर्षों तक अर्थात 1894 तक दिल्ली का वास्तविक शासक रहा। 1794 में उसकी मृत्यु हो गई। 1795 में माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, जो रघुनाथ राव का यानी रघोबा का अयोग्य पुत्र था। अंग्रेजों ने उसकी अयोग्यता का पूरा लाभ उठाया। आपस की फूट का लाभ उठाकर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 हुआ। अंतिम युद्ध में मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को ही समाप्त कर दिया गया। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का जाल फैलाया। मराठों ने इसे संधि से अलग रहने का प्रयास किया। 1800 में मराठों के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। उसके मरते ही बाजीराव की अयोग्यता सबके सम्मुख आने लगी। मराठों में परस्पर संघर्ष बढ़े। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों ही अपना अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया को सफलता मिली, पर अंग्रेज इससे संतुष्ट न थे। वेलेस्ली के सिंधिया व होलकर से संघर्ष हुए और उनसे अलग अलग संधियां हुई। इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को बड़ी हानि हुई। अंग्रेजों की मराठों के साथ अंतिम टक्कर 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुई। इस युद्ध का अन्यत्र वर्णन किया जाएगा। इस युद्ध के परिणाम दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध से भी भयंकर हुए।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारतीयों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सर्वत्र अराजकता रही। वहाँ मुगल सत्ता के पतन के साथ साथ अनेक छोटी और बड़ी शक्तियों ने सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। सत्ता के संघर्ष के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी अंत में अंग्रेज और मराठे रहे, जिसमें अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हुआ। भारतीयों द्वारा सत्ता संघर्ष में पिछड़ने का मुख्य कारण परस्पर की फूट, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और सैन्य दोष रहा। ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना 1818 में। क्लाइव 1767 में भारत से चला गया। इसके पश्चात भी बंगाल में अव्यवस्था, अत्याचारों और अराजकता का दौर जारी रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण लगाए। मुगल सम्राट की वार्षिक पेंशन 26 लाख जो थी वो बंद कर दी और बंगाल के नवाब को दी जाने वाली पेंशन जो 53 लाख थी उसे घटाकर 16 लाख रुपए कर दिया। इसके साथ ही उसने बनारस के राजा चेतसी और अवध की बेगमों से बलपूर्वक एवं अनुचित ढंग से धन प्राप्त किया तथा मराठों, 1775 से 1782 और मैसूर के साथ द्वितीय युद्ध 1780 से 1784 करके राज्य विस्तार किया। निश्चय ही वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यों से कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी, लेकिन कंपनी के प्रति भारतीयों में रोष बढ़ा। द्वंद्व शासन व्यवस्था और बंगाल के भयंकर अकाल से वे बहुत दुखी थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के अत्याचारों, आर्थिक लूट और कुकृत्यों की गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हुई। उस पर भी लॉर्ड क्लाइव की भांति मुकदमा चला जो 7 वर्ष 1788 से 1795 तक चलता रहा। इस मुकदमे में खर्च की गई कुल धनराशि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ में लगाई गई कुल पूंजी से भी अधिक थी। क्लाइव की भांति उसे भी दोषमुक्त कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के पश्चात अस्थायी रूप से मैकफर्सन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तत्पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 भारत का मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल रहा। इससे पूर्व वह अमेरिका के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य सेनापति था और युद्ध में पराजित होने पर भारत भेजा गया था। उसने कंपनी को सुदृढ़ करने के लिए कई कार्य किए। उसने भारत में नागरिक सेवाओं का यूरोपीयकरण किया और सभी महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियों की नियुक्ति की। न्याय में कुछ परिवर्तन किए और विभिन्न स्तरों पर जिला, प्रांत और सदर न्यायालय स्थापित किए। बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम हुए और भारतीय किसानों का जीवन दुभर और कष्टमय हो गया। 1818 में ब्रिटिश कहाँ सर्वोच्चता स्थापित कर चुके थे। सिस, सतलुज, बहावलपुर, राजपुताना, बड़ौदा, इंदौर, सिंधिया, भोपाल, निज़ाम, नागपुर, रीवा, अवध, मैसूर, त्रावणकोर, जो कि ब्रिटिश के अंडर में संरक्षित क्षेत्र थे। उसके अलावा जो कलकत्ता का क्षेत्र है, मुंबई और ये सब जो है वो ब्रिटिश के अंदर में आ चुके थे। उसके बाद सर जॉन सोर 1793 से 1798 बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसने तटस्थता की नीति अपनाकर शांति रखी। राज्य विस्तार में समुचित योगदान न देने पर उसे वापस बुला लिया गया। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 गवर्नर जनरल रहा। वह एक पक्का साम्राज्यवादी, महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ था। उसने सहायक संधियों द्वारा भारत के अनेक राजाओं और नवाबों पर कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित की। इसमें हैदराबाद का निज़ाम, अवध का नवाब, मराठों का पेशवा, राजपूत और त्रावणकोर के शासक थे। इसके साथ ही उसने मैसूर से चौथा युद्ध 1799 और मराठों से युद्ध करके अनेक प्रदेश प्राप्त किए। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि के द्वारा किसी भी राजा को सैनिक सुरक्षा प्रदान की जाती थी। रियासत आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होती थी, परंतु किसी बाहरी शक्ति का दखल नहीं हो सकता था। इस संधि के द्वारा कंपनी का ब्रिटिश रेजिडेंट भारतीय राजा
के दरबार में रखा जाता था और छोटी रियासत को कुछ राशि वार्षिक रूप से देनी होती थी, जबकि बड़ी रियासत को ब्रिटिश सेनाधिकारियों के अधीन एक सेना रखनी होती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक एवं साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया और ब्रिटिश साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। उसने 3 प्रमुख कार्यों द्वारा अंग्रेजी राज्य का वर्चस्व स्थापित किया। ये हैं नेपालियों से युद्ध 1814 से 1816, पिंडारियों का दमन और मराठा संघ की समाप्ति। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816। नेपाल 1768 में एक शक्तिशाली गोरखा राज्य के रूप में उभरा था। यह देश भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर, पूर्व और दक्षिण में उसकी सीमाएं क्रमशः चीन, बंगाल व अवध की सीमाओं से मिलती थीं। 1801 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से गोरखपुर और बस्ती जिले प्राप्त कर लिए थे। इससे नेपाल की सीमाएं अंग्रेजी राज्यों से मिल गई थीं। 1814 में दोनों में संघर्ष हुआ। कालंग दुर्ग और जैतक दुर्ग, अल्मोड़ा, मालवा और कंबनपुर में लड़ाइयाँ हुईं। नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में सांगौली की संधि हुई। गोरखों ने तराई प्रदेश पर अपना दावा छोड़कर कुमाऊं और गढ़वाल के प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। शिमला का क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा सुरक्षित हो गया और उत्तर पश्चिम सीमाएं हिमालय तक पहुंच गई। सिक्किम भी उन्हें छोड़ना पड़ा और नेपाल काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने को राजी हो गए। सीमाओं पर पक्के खंभे लगाए गए। यह भी तय हुआ कि नेपाल दरबार अंग्रेजों के अलावा किसी भी विदेशी को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। इस युद्ध को करने में कंपनी ने अवध के नवाब से 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अतः उसके बदले अवध को रुहेलखंड परगना का तराई का हिस्सा दे दिया गया। यह संधि भारत और नेपाल के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। भारत और नेपाल के बीच सद्भाव व मित्रता का एक ऐसा युग प्रारंभ हुआ जो आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने गोरखों को अपनी सेना में स्थान दिया। अनेक सेवाओं में गोरखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने शिमला, मैसूरी, नैनीताल और रानीखेत आदि पर्वतीय प्रदेशों को विकसित कर उन्हें पर्यटक और स्वास्थ्यवर्धक स्थलों का रूप दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 10 फरवरी 1817 में चोग्याल के सिक्किम राजा के साथ भी एक संधि की तथा तिस्ता और मेची नदियों के मध्य का प्रदेश उसे दे दिया। इस प्रकार से दोनों के बीच एक निश्चित सीमा हो गई। सिक्किम पर नेपाली अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। इससे अंग्रेजों को यह लाभ हुआ कि उनके पास मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए ज़्यादा सुविधाएं हो गई। पिंडारियों का दमन। पिंडारी कौन थे, इसके बारे में अनेक मत हैं। इनका पहला उल्लेख 1789 में महाराष्ट्र पर हुए मुगल आक्रमण के दौरान मिलता है। ये किसी विशेष धर्म या जाति से संबंध नहीं रखते थे। बाजीराव प्रथम के समय में ये मराठा सेना से संबंध किए जाते हैं। ये युद्ध में अवैतनिक सहायता करते थे और सेवा के बदले लूट का माल लेते थे। संभवतः यह प्रारंभ में मराठों के अनियमित सैनिकों के रूप में थे। यह उल्लेखनीय है कि इन्होंने कभी भी अंग्रेजों की सहायता नहीं की। इन्होंने राजपूताना और सेंट्रल प्रोविंसेस के अनेक भागों में लूटमार की। इसी से इनका गुजारा होता था। इनके नेता हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इनके प्रमुख वसील मुहम्मद, चीतू और करीम खान थे। इनके अनुयायियों की संख्या हजारों में थी। 1812 में इन्होंने अंग्रेजों के अधीन वाले मिर्जापुर व शाहबाद जिलों में लूटमार की। 1815 में इन्होंने निजाम प्रदेश में लूटमार की। 1816 में उत्तरी सरकारों को भी लूटा। लॉर्ड हेस्टिंग्स इनके दमन के साथ साथ मराठों का दमन चाहते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1,13,000 सेना और 300 बंदूकों के साथ इन पर चारों ओर से धावा बोला। उत्तरी सेना का नेतृत्व उसने स्वयं किया। दक्षिणी सेना का नेतृत्व सर टॉमस हिस्लोप ने किया। मेलकम ने भी एक सेना का नेतृत्व किया। 1818 तक पिंडारियों का पूरी तरीके से दमन हो गया। उनके सभी दल बिखर गए। करीम खान ने गोरखपुर जिले में एक छोटी सी जागीर लेकर अपने को अलग कर लिया। वसील मोहम्मद डरकर सिंधिया के यहाँ चला गया, जिसे उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया, जहाँ उसने आत्महत्या कर ली। चीतू जंगलों में जा छिपा।
ऐसा कहा जाता है कि वहां उसे शेर ने मार दिया। इस प्रकार 1824 तक उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। मराठा संघ का विघटन। लॉर्ड हेस्टिंग्स की तीसरी महत्वपूर्ण सफलता मराठों के विरुद्ध थी। वास्तव में पानीपत के तीसरी एवं अंग्रेजों के साथ 2 युद्धों के बाद मराठा शक्ति छिन्न हो गई थी, परंतु वह समाप्त नहीं हुई थी। राजनीतिक परिस्थितियां भी अंग्रेजों के अनुरूप थी। मराठा सरदार परस्पर लड़ रहे थे और उनके उत्तराधिकारी निर्बल और अयोग्य थे। भोसले, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और पेशवा सभी में परस्पर कटुता थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा संघ का स्वामी बनना चाहता था और ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति चाहता था। पेशवा के मंत्री त्र्यंबकम जी ने इसके लिए पेशवा को उत्साहित किया। 1814 में पेशवा ने बड़ौदा के गायकवाड़ पर, जो कि अंग्रेजों के अधीन थे, अपना अधिकार जताया। कंपनी के सुझाव पर गायकवाड़ ने अपने प्रधानमंत्री गंगाधर शास्त्री को पेशवा से समझौता करने भेजा। कुछ भी तय नहीं हुआ। पेशवा के मंत्री त्र्यंबकम जी ने इसके लिए पेशवा को उत्साहित किया। गायकवाड़ के राजदूत पंडित गंगाधर राव शास्त्री की 14 जुलाई 1815 को त्र्यंबकम जी ने हत्या करवा दी। इससे मराठा संघ में बौखलाहट हुई। अंग्रेज भी इससे नाराज हुए और उन्होंने पेशवा को कहा कि वह त्र्यंबकम जी को अंग्रेजों के हवाले कर दे। पेशवा ने त्र्यंबकम जी को अंग्रेजों को सौंप दिया। वह थाना जेल में बंद कर दिया गया, परंतु वह किसी प्रकार निकल भागा। इसे पेशवा का षड्यंत्र माना जाता है। इससे रुष्ट होकर ब्रिटिश रेजिडेंट एलिफिंस्टन ने 13 जून 1817 को पेशवा को पूना की संधि करने को मजबूर किया, जिसमें पेशवा के मराठा संघ की को समाप्त कर दिया गया। पेशवा ने शीघ्र ही अंग्रेजों से हुई संधि को तोड़ दिया। 5 नवंबर 1817 को उसने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। किरकी नामक स्थान पर पेशवा की पराजय हुई। इससे पूर्व भोसलों के सरदार अप्पा साहिब ने 17 मई 1816 में अंग्रेजों से नागपुर की संधि की, जिससे नागपुर नगर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। उसने भी पुनः संघर्ष किया, परंतु वह भी सीताबर्डी के युद्ध में नवंबर 1817 में पराजित हुआ। पेशवा ने होलकर से भी मदद मांगी, परंतु वह अपने राज्य के आंतरिक संघर्ष और सेना में व्याप्त असंतोष के कारण अंग्रेजों द्वारा 21 दिसंबर 1817 को महिदपुर में पराजित हुआ। अतः दिसंबर 1817 तक शक्तिशाली मराठा संघ का स्वप्न चूर चूर हो गया। अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा सरदारों की शक्ति को नष्ट कर दिया। इसी भांति सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। भोसले से गढ़मंडल, जबलपुर, होशंगाबाद, नर्मदा के उत्तर भोसले राज्य व प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए और उन्होंने अंग्रेजों की प्रभुता मान ली। राघोजी भोसले, जो अल्पवयस्क था, यहाँ का शासक मान लिया गया। होलकर ने अंग्रेजों को सिरोज व टोंक के जिले दे दिए और उसने जनवरी 1818 में सहायक संधि स्वीकार कर ली। पेशवा ने अंतिम बार पुनः शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु वह कोरेगांव और अस्टी की लड़ाई में पराजित हुआ और उसने मिलकम के सम्मुख समर्पण किया। बाजीराव द्वितीय पेशवा को 8 लाख रुपए की पेंशन देना तय हुआ। पेशवा का पद खत्म कर दिया गया और उसे कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान में रहने के लिए कहा गया। राज्य का कुछ भाग देकर पेशवा के एक वंशज प्रताप सिंह को सतारा राज्य का स्वामी बना दिया गया। शेष राज्य बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। जून 1818 में सिंधिया को भी एक नई संधि के लिए विवश किया गया। उससे अजमेर छीन लिया गया तथा इस्लाम नगर का प्रदेश कंपनी के कहने से भोपाल के नवाब को दे दिया गया। उसने भी ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। गायकवाड़ ने सहायक संधि स्वीकार करते हुए अहमदाबाद का कुछ भाग अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। 1818 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक राजनीतिक सफलताओं और महत्व का सिद्ध हुआ। मराठों का स्वदेशी शासन का स्थापना का स्वप्न पूर्णतः चूर चूर हो गया। अंग्रेजों के लिए सीधे शासन का मार्ग निष्कंटक हो गया। W. हंटर ने यह स्वीकार किया है कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया है। वह लिखता है कि मुस्लिम राजकुमार हमसे बंगाल, कर्नाटक, मैसूर में लड़े, परंतु भारत विजय में सर्वाधिक विरोध हिंदुओं की ओर से हुआ। मराठों की पराजय का कारण। आंग्ल मराठा संघर्ष में मराठों की पराजय के अनेक कारण रहे। प्रथम, इसमें नेतृत्व का अभाव एक प्रमुख कारण था। शिवाजी और प्रथम 3 पेशवाओं का नेतृत्व कुशलता और चातुर्यपूर्ण था।
इनमें महादजी सिंधिया, पेशवा माधवराव, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी होलकर, नाना फडणवीस जैसे धुरंधर और श्रेष्ठ व्यक्ति अवश्य हुए, परंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका अभाव सा हो गया। अंतिम पेशवा मराठों का नाम मात्र का पेशवा था। मराठा संघ के अन्य सरदार भी इतने योग्य और कुशल नहीं थे। दूसरे, मराठों की सैनिक दुर्बलता भी उनकी पराजय के लिए उत्तरदायी रही। अंग्रेजों की सेनाएं यूरोपीय ढंग से आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित थी। अंग्रेजों का तोपखाना और जल सेना भी निर्णायक थी। अंग्रेज सेनापतियों के लक्ष्य अस्पष्ट थे, जबकि मराठा सेना में अनेक सरदारों के विचारों में एकरूपता नहीं थी। मराठों ने गोरिल्ला युद्ध नीति त्याग कर गलती की थी। तीसरे, मराठा शक्ति का दोष उसकी परस्पर कटुता और असहयोग था। वे छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ते थे। मराठा संघ एक ढीला ढाला संघ था। वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परस्पर षड्यंत्रों का सहारा भी लेते रहते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात परस्पर के द्वेष बढ़े थे। चौथा, मराठों की कोई अस्थायी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। चौथा, सरदेशमुखी की वसूली भी ढंग से नहीं होती थी। इस व्यवस्था से मराठों की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगता था। आर्थिक व्यवस्था नीति के बजाय बल पर अधिक टिकी थी। पांचवें, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कभी कभी वे स्वार्थवश शत्रु के कहने पर परस्पर टकरा जाते थे। छठा, प्रारंभ में पिंडारियों को साथ लेकर मराठों ने गलती की। वस्तुतः वे युद्ध में लड़ते अवश्य थे, परंतु उनका ध्यान युद्ध के तुरंत बाद लूटमार में अधिक रहता था। यहाँ तक कि उनकी वफादारी अपने नेता के साथ भी नहीं रह पाती थी। वे दूसरे दल के साथ शीघ्र मिल जाते थे। सातवां, मराठों ने जीते हुए प्रदेशों पर अपना अच्छा प्रभाव कम छोड़ा। उन्हें इतना मौका नहीं मिला कि जनहित कार्य कर जनता का विश्वास प्राप्त कर सके। आठवां, मराठों के अन्य राजाओं और नवाबों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। नवें, वे अंग्रेजों की शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। अंग्रेज धूर्त और कूटनीतिक थे। उनका गुप्तचर विभाग भी बड़ा निपुण था। अतः उपरोक्त सभी कारणों से मराठा संघ का लोप हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उपरोक्त 3 प्रमुख सफलताओं के अलावा 2 और कार्य किए थे, जिससे अंग्रेजों की सर्वोच्चता को कोई आंच न आ सके। इसमें प्रथम था राजपूतों से संबंध और दूसरा था मुगल सम्राट से संबंधों का स्पष्टीकरण। राजपूत राज्यों से संबंध। राजपूताना दिल्ली के निकट होने से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। राजपूताने के छोटे छोटे राज्यों पर मराठों का नियंत्रण था और राजपूत मराठों के प्रभुत्व से मुक्ति चाहते थे। अंग्रेज भी राजपूतों से रक्षात्मक संधियां करने के इच्छुक थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स राजपूत राज्यों पर अपना राजनीतिक और सैनिक वर्चस्व चाहता था। अभी तक राजपूताना में सिंधिया और होलकर का प्रभाव था। नवंबर 1817 में अंग्रेजों ने सिंधिया से संधि कर राजपूत राज्यों से बातचीत का मार्ग खोल दिया था। एक अन्य संधि से अजमेर अंग्रेजों को दे दिया गया था। होलकर ने 1818 की संधि से राजपूत राज्यों और कोटा के जालिम सिंह के अधीन परगनों पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। अंग्रेजों ने दिल्ली के ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को राजपूताना के 3 बड़े राज्यों जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुर से बातचीत करने को कहा। जोधपुर के साथ 6 जनवरी 1818 में एक संधि द्वारा परस्पर सहयोग एवं संरक्षण की बात मान ली गई। जोधपुर राज्य ने 1500 घुड़सवारों की एक सेना व 1,08,000 रुपये का वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। उदयपुर में भी 13 जनवरी 1818 में एक संधि हुई। महाराजा उदयपुर को सेना न भेजना स्वीकार किया गया। परंतु उन्हें उनकी आय का आगामी 5 वर्षों तक 25% और बाद में 3/8 भाग देना तय किया गया। जयपुर के महाराजा ने भी अंत में संधि कर ली, क्योंकि मेटकॉफ ने संधि न करने पर जयपुर के अधीनस्थ रजवाड़ों से सीधी संधि की चेतावनी भी दी थी। 2 अप्रैल 1818 में उसने भी कुछ सेना और वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इसके बाद राजपूताना के छोटे बड़े राज्यों जैसे कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और करौली से भी संधियां की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस प्रकार समूचे राजपूताने में कंपनी को संरक्षण देकर अंग्रेजी शक्ति की सर्वोच्चता की स्थापना की।
राजपुताने में बहुत कठोरता से संधियां करना उचित न था। कर्नल टॉड ने इन संधियों के उन्मूलन के लिए भी प्रयास किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। मराठा शक्ति के पराभव के बाद राजपुताना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए पुनः प्रयास कर सके, अतः उन्होंने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। मुगल सम्राट से संबंध। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मुगल सत्ता का वर्चस्व समाप्त हो गया। मुगल सम्राट धीरे धीरे महत्वहीन होते जा रहे थे। उनकी उपाधियां शान शौकत, शाही मोहर और पत्र व्यवहार में सम्मान पहले की भांति थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स मुगल शासकों की इस दिखावटी और नाम मात्र की प्रभुता को भी समाप्त करना चाहता था। जब वह मुगल सम्राट से मिलने गया तो उसने बाहरी औपचारिकताओं से मना किया और इसका प्रतिरोध किया। इसके परिणाम शीघ्र ही देखने को मिले। आगामी वर्षों में मुगल सम्राट की अवस्था सामान्य शासकों की भांति होती गई। उपरोक्त विजयों संधियों द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में अंग्रेज ही राज्य की जड़ें मजबूत कर दी। उसके काल में केवल पंजाब और सिंध ऐसे प्रदेश थे जहां अंग्रेजों का प्रभुत्व नहीं था। अब ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। आंतरिक युद्धों का क्रम बंद हो गया। अंग्रेजों के प्रसिद्ध शत्रु मराठे, राजपूत और मुसलमान अब उनके संरक्षण में रहने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 1818 से 1856। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पश्चात लॉर्ड डलहौजी तक ब्रिटिश राज्य विस्तार को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया तेजी से चलती रही। सुविधा की दृष्टि से उसे तीन भागों में बांटकर समझा जा सकता है, और ये है सिंध विजय, पंजाब विजय और भारतीय रियासतों का अधिग्रहण। सिंध विजय 1843। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ने रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की आवश्यकता महसूस की। वह अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजने के लिए सिंध का मार्ग चाहता था। कर्नल फोंटिंगर ने अमीरों से महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध कंपनी की एक सेना रखने को भी कहा, पर सिंध के अमीर तैयार न हुए। इस पर फोंटिंगर ने रणजीत सिंह को समर्थन देने की धमकी दी। विवश 1838 में सिंध के अमीरों ने एक संधि की, जिसमें सिखों और उनके बीच कंपनी की मध्यस्थता मानना स्वीकार किया। साथ ही हैदराबाद में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना भी स्वीकार किया। वह अंग्रेज सैनिकों के संरक्षण में सिंध कभी भी आ जा सकता था। वास्तव में यह सिंध के अमीरों पर अनैतिक दबाव था। जून 1838 में एक त्रिदलीय समिति भी अंग्रेजों, महाराजा रणजीत सिंह व अफगानिस्तान के शाह शुजा के बीच हुई, जिसमें रणजीत सिंह ने सिंध के अमीरों से झगड़ों में कंपनी की मध्यस्थता मान ली और शाह शुजा से सिंध से अपना आधिपत्य त्याग दिया। वस्तुतः सिंध पर ये शर्तें लादी गई थी। इसके द्वारा अंग्रेजों को सिंध मार्ग से अफगानिस्तान पर आक्रमण के लिए सुविधा प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं, फरवरी 1839 में सिंध पर एक और संधि ला दी गई, जिसमें तय हुआ कि कंपनी की सहायक सेनाएं शिकारपुर व बक्कर में रखी जाएंगी। अमीर 3 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देंगे। अमीर अंग्रेजों के अलावा किसी विदेशी शक्ति से अंग्रेजों को बताए बगैर अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे। कराची में कंपनी का एक गोदाम भी होगा, जिस पर कोई मार्ग कर नहीं होगा। अंग्रेजों ने यह भी आश्वासन दिया कि कंपनी जो है वो आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी और कोई बाहरी आक्रमण होने पर उनकी रक्षा करेगी। संधि की वार्ता के दौरान कंपनी ने कराची पर कब्जा कर लिया और अमीरों को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 भारत का गवर्नर जनरल बना। अफगानिस्तान में अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। एलनबरो ने सिंध का विलय कर अफगानिस्तान में खोए हुए सम्मान को पुनः स्थापित करना चाहा। अतः उसने भी अमीरों के प्रति छल एवं कपट की नीति का सहारा लिया और अमीरों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर आक्रमण कर दिया। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध के अमीरों से एक नई संधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कुछ प्रदेश अंग्रेजों को सौंपने और दंड स्वरूप कुछ धनराशि देने को कहा।
इसके लिए आउटरम को भेजा गया। नई संधि में सिंध के अमीरों को कुछ प्रदेश छोड़ने, अंग्रेजों के स्टीमरों को कोयला देने और अपने सिक्के गढ़ने का अधिकार कंपनी को देने को कहा। इसी बीच खैरपुर में गद्दी प्राप्ति के लिए मीर रुस्तम के पुत्रों में झगड़ा हो गया। इसी समय चार्ल्स नेपियर ने मेजर आउटरम का स्थान लिया। उसने परिस्थितियों का लाभ उठाकर आक्रमण कर दिया। उसने जनवरी 1843 में इमामगढ़ का दुर्ग जीत लिया। बलोचियों ने उसकी रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। नेपियर ने एक जहाज में भागकर जान बचाई। पुनः युद्ध हुआ जिसमें नेपियर ने बलोचियों को मियानी और दाबो नामक स्थानों पर हराया। मीरपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अप्रैल 1843 में पूरा सिंध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अमीरों को कैद कर देश निकाला दिया गया। नेपियर ने 70,000 पौंड सिंध की लूट से प्राप्त किए। सिंध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सिंध का विलय किसी भी प्रकार उचित नहीं था। अंग्रेजों ने नैतिकता के सभी मापदंड एक ओर रखकर निर्लजता से क्रमशः एक से एक कठोर संधियां मनमाने ढंग से अमीरों पर थोपी। एलन बरो का यह मत था कि रूस और ईरान से भारत की सुरक्षा के लिए सिंध को मिलाया गया था। इसका कोई औचित्य नहीं है। अनेक अंग्रेज लेखकों और विचारकों ने इस विलय को अनैतिक, निंदनीय, सर्वत्र सड़ी हुई घटना, निश्चितापूर्ण कृत्य और आक्रामक कहा है। निश्चय ही यह एक अनैतिक और अन्यायपूर्ण घटना थी। पंजाब का विलय 1849। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब राज्य अस्त व्यस्त होने लगा। यह विभिन्न राजनीतिक षड्यंत्रों तथा हत्याओं का केंद्र बन गया था। सेना अनुशासनहीन हो गई थी और आर्थिक ढांचा हिल गया था। रणजीत सिंह के अयोग्य पुत्र शासन की बागडोर देर तक संभाल न सके। रणजीत सिंह का पौत्र नौनिहाल सिंह अवश्य योग्य था, जिसने लद्दाख जीता था। राज दरबार में गुटबाजी और अस्थिरता थी। पंजाब में फैली इस अराजकता का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। लॉर्ड ऑकलैंड के काल से ही अंग्रेज पंजाब जीतने को आतुर थे। लॉर्ड एलनबरो ने भी महारानी विक्टोरिया को लिखे पत्र में उक्त भावना प्रकट की थी। 1874 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने भी भारत आते ही इस दृष्टि से तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। उसने सैनिकों की संख्या बढ़ाई और उन्हें प्रशिक्षण दिया। अंग्रेजों ने युद्ध की जिम्मेदारी शासकों और अनियमित खालसा सेना पर डालनी चाहिए। प्रारंभिक मुठभेड़ के बाद लॉर्ड हॉर्डिंग ने 13 दिसंबर 1846 को युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 5 प्रमुख स्थानों मुदकी, फिरोज शाह, बदवाल, अलीवाल और सबराओ पर हुआ। वास्तव में 5वीं लड़ाई, जो 10 फरवरी 1846 को हुई, निर्णायक सिद्ध हुई। इससे अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। मार्च 1846 में सबराओं की संधि से महाराजा ने सतलुज के पार के सब इलाके अंग्रेजों को दे दिए। सिखों ने 1.5 करोड़ रुपया हर्जाना भी देना स्वीकार किया। इसमें 50 लाख रुपया नकद व शेष के बदले व्यास और सिंध के बीच के पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें कश्मीर और हजारा के इलाके भी थे, अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की सभी सीमाएं सीमित कर दी गईं। महाराजा के संरक्षक रानी चिंदा कौर व मंत्री लाल सिंह बना दिए गए। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर का रेजिडेंट रखा गया। जनवरी 1848 में डलहौजी ने भारत आते ही इस ओर ध्यान दिया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में अंग्रेजों की कुल सेना 70,000 थी, जिसमें 9,000 सेना केवल लाहौर में थी। मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह से डलहौजी को पंजाब के मामले में दखल देने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने उस पर कुछ शर्तें लादनी चाहिए। इससे पूर्व 1846 में उसे 20 लाख रुपए नजराना, रावी नगदी के उत्तर का प्रदेश और मुल्तान प्रांत पर 33% कर बढ़ाने को कहा गया था। मूलराज ने यह स्वीकार नहीं किया और दिसंबर 1847 में त्यागपत्र दे दिया। मार्च 1848 में नए ब्रिटिश रेजिडेंट फ्रेडरिक क्यूरी ने मुल्तान का नया गवर्नर काहन सिंह को बना दिया। उसकी सहायता के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी भी भेजे गए। मुल्तान के लोगों ने अंग्रेजों की इस मनमानी को स्वीकार नहीं किया और विद्रोह कर दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। हजारा के सिख गवर्नर चतर सिंह ने भी विद्रोह कर दिया। पेशावर अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद को दे दिया और उसकी सहानुभूति प्राप्त की। शीघ्र ही यह विद्रोह समस्त पंजाब में फैल गया और इसने एक व्यापक आंदोलन का सा रूप धारण कर लिया। यह अंग्रेजी शासन को हटाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। अक्टूबर 1848 में पंजाब में सिख शासन को समाप्त करने का निश्चय किया गया।
16 नवंबर 1848 को जनरल गफ के नेतृत्व में एक सेना ने रावी पार कर रामनगर स्थान पर युद्ध किया। साथ ही चिलियांवाला और गुजरात में भी भयंकर संघर्ष हुए। गुजरात का युद्ध चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में निर्णायक सिद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उसने ईसाईयत स्वीकार कर ली। मूल राज पर मुकदमा चला तो उसे मृत्युदंड दिया गया। पंजाब के शासन के लिए एक बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स बनाया गया। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अंग्रेजों के लिए पंजाब का विलय अत्यंत महत्व का था। अब अंग्रेजों की सीमाएं उत्तर पश्चिम की अंतिम सीमा तक पहुंच गई। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा सुदृढ़ हो गई। डलहौजी के पंजाब विलय की कड़ी आलोचना की गई। इसे अनुचित और विश्वासघातपूर्ण बतलाया गया। मेजर एवांस बेल ने लिखा कि पंजाब का विलय कोई विलय नहीं था, यह तो विश्वासघात था। भारतीय रियासतों का विलय। लॉर्ड डलहौजी से पूर्व भी किसी न किसी बहाने एक एक करके भारतीय रियासतों के विलय का क्रम चल रहा था। 1826 में भरतपुर के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। 1831 में मैसूर में एक ब्रिटिश कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। 1832 में बंगाल के उत्तर पश्चिम की छोटी सी रियासत कछार को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। 1834 में कुर्ग के शासक को अयोग्य बताकर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसी भांति 1850 में सिक्किम के राजा को हटाकर अपने राज्य में मिला लिया गया। भारत में उत्तराधिकारी के संदर्भ में गोद लेने की परंपरागत प्रथा को तोड़कर अंग्रेजों ने अनेक राज्यों को हड़प लिया। उन्होंने तय किया कि यदि किसी आश्रित राज्य का शासक बिना संतान के मर जाए तो उस अवस्था में उसके दत्तक पुत्र को राजगद्दी न दिया जाए, बल्कि उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। यह नीति पूर्णतः नई न थी, परंतु इसको साम्राज्य विस्तार की नीति का आधार किसी ने नहीं बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसका भरपूर उपयोग किया। इस नीति के बहाने अंग्रेजों ने अनेक राज्यों का विलीनीकरण किया। इसमें उल्लेखनीय है सतारा 1848, झांसी 1853 और नागपुर 1854 के राज्य। सतारा राज्य मराठा संघ के पतन पर 1818 में बना था। 1848 में शासक अप्पा साहिब की मृत्यु हो गई थी। उसने एक बच्चा गोद लिया, परंतु डलहौजी ने अनुमति न देकर उसका राज्य छीन लिया। झांसी का राज्य 1817 में पेशवा से अंग्रेजों को मिला था। वह एक मराठा सरदार को दे दिया गया था। 1853 में यहाँ के शासक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और झांसी की रानी ने भी एक बच्चे को गोद लिया, परंतु डलहौजी ने उसे भी स्वीकार नहीं किया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नागपुर 1818 में अंग्रेजों के अधीन हो गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भोसले के वंशज को यहाँ का शासक बना दिया था। अंग्रेजों ने यहाँ भी गोद लेने की बात स्वीकार नहीं की। इस राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। राजा की निजी संपत्ति लूट ली गई। राजमहल और रानियों के आभूषण बेचकर 2 लाख पाउंड प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे राज्य भी इस नीति के शिकार हुए, जैसे उड़ीसा में संभलपुर 1849, बुंदेलखंड में जैतपुर 1849, हिमाचल प्रदेश में बघाट 1850, मध्य प्रदेश में उदयपुर 1852। अन्य तरीके। डलहौजी ने अनेक राज्यों को पेंशन और उपाधियों से वंचित कर दिया। अनेक राज्य इसका शिकार हुए। इसमें बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को पेंशन नहीं दी गई। पेशवा की मृत्यु के उपरांत उसको पेंशन और उपाधि देने से वंचित कर दिया गया। यही बात कर्नाटक के नवाब व तंजौर के राजा की मृत्यु के बाद हुई। कई स्थानों पर जनहित की दुहाई देकर या कुशासन कहकर राज्यों को सीधे अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण राज्य अवध है। 1848 में कर्नल सलीमन को लखनऊ रेजिडेंट के रूप में भेजा गया। उसने कुशासन पर एक रिपोर्ट भेजी, परंतु वो विलय के पक्ष में नहीं था। 1852 को सेनापति आउट्रम को भेजा गया। नवाब वाजिद अली शाह को 13 फरवरी 1856 को गद्दी त्यागने को विवश कर दिया गया और उस पर कुशासन का आरोप लगाया गया। कुछ प्रदेश अंग्रेजों ने सहायक संधि द्वारा छीन लिए। हैदराबाद से बरार का प्रदेश, जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध था, सहायक सेना के खर्चे के बदले ले लिया गया। उपरोक्त विलय ने विभिन्न माध्यमों से
ब्रिटिश राज्यों का विस्तार किया। अंग्रेजों की इस विस्तारवादी नीति से भारत में अंग्रेजी राज्य भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक, वहां के दर्रों तक पहुंच गया। सिक्किम के कुछ भाग के विलय से भारतीय सीमा तिब्बत और चीन की सीमाओं तक पहुंच गई। लोअर बर्मा की प्राप्ति से कन्याकुमारी से रंगून तक के समुद्री तट पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। देश के अंदर अंदर भारतीय राज्यों के विलय से अंग्रेजी व्यापार, सुरक्षा और संचार व्यवस्थाओं को अत्यधिक लाभ हुआ। इस विलय की प्रक्रिया से 2.5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजी राज्य की बाहरी सुरक्षा बढ़ी। साथ ही लॉर्ड डलहौजी की इन निरंकुश, अन्यायपूर्ण और अनैतिक नीतियों का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध, क्षोभ और असंतोष बढ़ा, जो शीघ्र ही 1857 के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। अब अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तथा उनके व्यापारिक ठिकानों की विवेचना कीजिए। दूसरा, दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के कारणों की विवेचना कीजिए। इस संघर्ष में अंग्रेज किस प्रकार सफल हुए। तीसरा, भारत के द्वैत शासन की आलोचना कीजिए। चौथा, क्या आप सोचते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए बक्सर के युद्ध का महत्व पलासी के युद्ध से अधिक था। विवेचना कीजिए। पांचवा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व का आकलन कीजिए। छठा, आंग्ल मराठा संघर्ष 1772 से 1818 का वर्णन कीजिए। सातवां, भारत में अंग्रेजी राज्य के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। इन चरणों में विभिन्न राज्यों के लिए उनकी क्या नीतियाँ थीं। आठवां, डलहौजी की विलय नीति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अपने पूर्ववर्ती शासकों से वह किस प्रकार भिन्न थी। 9वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। डुप्ले, पिंडारियों का दमन, आंग्ल नेपाल युद्ध। परियोजना कार्य है, भारत के मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाइए जहां पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई थी। धन्यवाद।